वाइज डिसीजंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तम वैल्यू स्टील्स और गाल्व मेटालिक्स के साथ चल रहे नवीनतम अपडेट और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। मैं उन बिंदुओं को संक्षेप में बताता हूँ जिन्हें मैं इस वीडियो में शामिल करने जा रहा हूँ। पहले हम अन्य कंपनियों के साथ उत्तम वीएलयू स्टील्स और गैल्वा मेटालिक्स की तुलना करेंगे। वे कंपनियां जो पहले इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के कारण असूचीबद्ध अन्य कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान के साथ यह तुलना उत्तम वैल्यू स्टील्स और गाल्व मेटालिक्स के शेयर धारकों के संदेह को और दूर करेगी। दूसरा बिंदु, हम कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और आरओसी मुंबई के डेटाबेस के भीतर उपलब्ध आंकड़ों पर गौर करेंगे। आरओसी मुंबई के साथ बहुत सारे दस्तावेज भरने की गतिविधियां चल रही हैं। यदि हम इन दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें तो हम आने वाली घटनाओं के बारे में निष्कर्ष पर आ सकेंगे। साथ ही ये दस्तावेज हमें रेजोल्यूशन प्लान के कार्यान्वयन में अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। अब उत्तम वैल्यू स्टील्स और गाल्व मेटालिक्स के रेजोल्यूशन प्लान की तुलना ऑर्किड फार्मा और रुचि सोया से करते हैं। क्योंकि ऑर्किड फार्मा और रुचि सोया के रेजोल्यूशन प्लान भी लगभग समान थे, ये दोनों कंपनियां कैपिटल रिडक्शन के माध्यम से भी गईं और रेजोल्यूशन प्लान के लागू होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों में पुनः सूचीबद्ध हो गईं। इसलिए मैं उत्तम वैल्यू स्टील्स और गाल्व मेटालिक्स के लिए प्रस्तावित रेजोल्यूशन प्लान्स के विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए एक अलग समर्पित वीडियो बनाया है और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन और इक्विटी पार्टिसिपेशन के बारे में सभी बिंदुओं को कवर किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इसे देखने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। अब आइए ऑर्किड फार्मा और रुचि सोया इंडस्ट्रीज के प्रस्तावित रेजोल्यूशन प्लान पर संक्षेप में एक नजर डालते हैं। ऑर्किड फार्मा प्रस्तावित रेजोल्यूशन प्लान में बिंदु संख्या 3 में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट माननीय एनसीएलटी अदालत को यह सुनिश्चित कर रहा है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेशन के कार्यान्वयन से विभिन्न स्टेक होल्डरों कर्मचारियों को कई लाभ होंगे और सरकार को भी राजस्व उत्पन्न होगा। ऑर्किड फार्मा के लिए स्टेक होल्डर्स के लिए यह पहला संकेत था। बिंदु संख्या 6 में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शेयरों के जरिए 40 करोड़ रुपए डालने का प्रस्ताव किया था। अगर हम इसकी तुलना उत्तम वैल्यू स्टील्स और गैल्वा मेटालिक्स के रेजोल्यूशन प्लान से करें तो इसमें भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने इक्विटी में निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ऑर्किड फार्मा के लिए इक्विटी निवेश की सीमा नहीं थी और वीएलयू स्टील्स और गैल्वा मेटालिक्स के मामले में इक्विटी निवेश अदालत द्वारा सीमित है। उत्तम वीएलयू स्टील्स एंड गैल्वा मेटालिक्स के मामले में माननीय एनसीएलटी कोर्ट ने स्पष्ट रूप से केवल 10 लाख शेयरों में निवेश करने का आदेश दिया है, लेकिन ऑर्किड फार्मा के मामले में माननीय एनसीएलटी कोर्ट को इक्विटी को 100 से घटाकर 1 करने का आदेश दिया गया था। यहाँ अंतर केवल इतना है कि इक्विटी इन्फ्यूजन मेंबर द्वारा सीमित है। ऑर्किड फार्मा बिंदु संख्या बी में यहाँ भी कॉर्पोरेट डेटर्स का मौजूदा इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगा और होगा समेकित। कॉर्पोरेट डेटर्स का मौजूदा वरीयता शेयर कैपिटल होगा रद्द। यह बिंदु उत्तम वैल्यू स्टील्स और गाल्व मेटालिक्स को प्रस्तावित रेजोल्यूशन प्लान के समान लगता है। वैल्यू स्टील्स और गाल्व मेटालिक्स में बिंदु संख्या 10 और 22 माननीय न्यायालय ने बिना किसी भुगतान के शेयरों को मिटा देने का आदेश दिया है और शेयर का फेस वैल्यू कॉर्पोरेट डेटर के कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन बिंदु बी में कंसोलिडेटेड का अर्थ है शेयरों के फेस वैल्यू की राशि को कॉर्पोरेट डेटर के केंद्रीय कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित करना। अब रुचि सोया के रेजोल्यूशन प्लान पर एक नजर डालते हैं जो दिवालियेपन के दौरान प्रस्तावित किया गया था।
बिंदु संख्या 19 में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से कंपनी के संचालन में सुधार के लिए इक्विटी को बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा है। रुचि सोयास रेसोल्यूटियन PLAN बिल्कुल उत्तम वैल्यू स्टील्स और गैल्वा मेटालिक्स के रेसोल्यूटियन प्लाइन से मिलता जुलता है। यहाँ बिंदु संख्या 19 में रेजोल्यूशन एप्लीकेंट 50 करोड़ रुपए का निवेश करने की पेशकश कर रहा है और बिंदु संख्या 29 में भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अदालत को स्पष्ट कर रहा है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने सभी शेयर धारकों, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के हितों के साथ डील किया है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था, रुचि सोया और वैल्यू स्टील्स और गैल्वा मेटालिक्स के रेजोल्यूशन प्लान में 90% समानताएं हैं। इन माननीय अदालती आदेशों के सभी उद्देश्यों को देखते हुए मैं उत्तम वैल्यू स्टील्स और गैल्वा मेटालिक्स को फिर से सूचीबद्ध करने को लेकर बहुत आशान्वित हूँ। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। यदि आपके पास कोई सुझाव या फीडबैक है तो नीचे टिप्पणी अनुभागों में टिप्पणी करें। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके समर्थन की अत्यधिक सराहना की जाएगी। अब दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं, जो नवीनतम विकास और दस्तावेजों की फिलिंग है, जो ROC को रेजोल्यूशन एप्लीकेंट द्वारा वैल्यू स्टील्स और गाल्वा मेटालिक्स के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं आपको ROC वेबसाइट के माध्यम से ले जाऊंगा। यहाँ दस्तावेज अनुभाग में मैं केवल महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों को कवर करूंगा, क्योंकि इन दस्तावेजों का विश्लेषण हमें कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को देखने के लिए सुनिश्चित करेगा। हम समझ पाएंगे कि यह स्टॉक एक्सचेंज में फिर से सूचीबद्ध होगा या नहीं। प्रमाण पत्रों के बाद मैं चार्ज दस्तावेज, LLP फॉर्म, अन्य फॉर्म दस्तावेज और वैल्यू स्टील्स और गाल्वा मेटालिक्स से संबंधित अन्य अनुलग्नकों के बारे में बताऊंगा। ये दस्तावेज विशिष्ट हैं और हमें रेजोल्यूशन प्लान गतिविधियों के कार्यान्वयन में अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। इन दस्तावेजों में मैं केवल उन दस्तावेजों को शामिल करूंगा जो डीलिस्टिंग के बाद और 2021 की शुरुआत से भरे हुए हैं। नाव भरे हुए दस्तावेजों पर एक नजर डालते हैं। सर्टिफिकेट सेक्शन के तहत केवल चार्ज के रजिस्ट्रेशन और सैटिस्फैक्शन के रजिस्ट्रेशन भरे जाते हैं। यदि कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे सुरक्षा मुद्दे या बॉन्ड मुद्दे हैं, तो इसे फॉर्म भरने के माध्यम से ROC को सूचित करना होगा। अब चार्ज डॉक्यूमेंट सेक्शन पर एक नजर डालते हैं। चार्ज दस्तावेज अनुभागों में डिबेंचर श्रृंखला दस्तावेज जारी करने को अधिकृत करने वाले संकल्प की प्रति 10 फरवरी 2021 को ROC को प्रस्तुत की गई थी। प्रमोटर ने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को भुगतान किया था। इसे 10 फरवरी 2021 को फॉर्म भरने की एक प्रति जमा करके ROC को सूचित किया गया था। सिक्योरिटीज के प्रत्येक अंक के लिए ऑप्शनल अटैचमेंट्स भरा जाएगा, तो यहाँ भरे गए बाकी दस्तावेज डिबेंचर, ACRIE और वैकल्पिक अटैचमेंट फॉर्म जारी करने के लिए अधिकृत करने की प्रतियां हैं। ये ऑप्शनल फॉर्म दर्शाता है कि बॉन्ड इक्विटी आवंटित किए जा रहे हैं। अब अगले भाग पर चलते हैं। यहाँ फॉर्म CHG4 भरा गया है। यह CHG4 चार्ज दस्तावेजों के अलावा और कुछ नहीं है। अब LLP सेक्शन पर चलते हैं। अच्छी खबर यह है कि आज तक इस कंपनी का निजीकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सभी क्रियान्वयन गतिविधियां उत्तम वैल्यू स्टील्स के नाम से ही चल रही हैं। अभी फॉर्म दस्तावेज अनुभाग को देखते हैं। यहाँ ही फॉर्म दस्तावेज में INC 22 भरा गया है। INC 22 विशेष रूप से भरा जाता है यदि कंपनी अपना पंजीकृत पता बदलने का निर्णय लेती है। हो सकता है कि कंपनी के पते में बदलाव हो, इसलिए INC 22 फॉर्म ROC मुंबई से भरा गया था। और एक अन्य दस्तावेज भरा हुआ है MGT 6। यह MGT 6 विशेष रूप से प्रमोटरशिप के पंजीकरण के लिए भरा जाता है, जो कि नए आने वाले प्रमोटर हैं।
नए आने वाले प्रमोटर कुछ और नहीं बल्कि कावल इन्वेस्टर्स और निथिया कैपिटल हैं। एक अन्य फॉर्म भरा गया है MGT 14। यह नए नियुक्त प्रमोटरों द्वारा और नए शेयर धारकों द्वारा और कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स द्वारा भरा जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 94(1) और धारा 117(1) के अनुसार इन सभी फॉर्मों को ROC मुंबई के नए प्रमोटरों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए। ये तीनों फॉर्म 4 जनवरी 2021, 5 फरवरी 2021, 9 फरवरी 2021 को जमा किए गए थे। इन रूपों से संकेत मिलता है कि प्रवर्तकों का पुनर्वर्गीकरण किया गया था। तदनुसार इन प्रपत्रों को ROC मुंबई को प्रस्तुत किया गया था। शेष फॉर्म PAS 6 और MGT 14 स्वयं व्याख्यात्मक हैं, विशेष रूप से ये दोहराए जाने वाले रूप हैं। मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रत्येक इक्विटी आवंटन के लिए पास 3 दाखिल किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, यदि हम दस्तावेज अनुभागों में जाते हैं और जांचते हैं, प्रत्येक PAS 3 फॉर्म के लिए ROC को जमा किया गया एक ऑप्शनल अटैचमेंट फॉर्म होगा। सूचीबद्ध कंपनियों के बारे में जानने के लिए ये सभी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब निदेशकों की नियुक्ति पर एक नजर डालते हैं। 1 अक्टूबर 2021 को प्रथम निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग फॉर्म ROC मुंबई को जमा कर दिया गया है। किसी भी सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी के लिए न्यूनतम 3 निदेशक होने चाहिए और किसी भी निजी सूचीबद्ध कंपनी के लिए न्यूनतम 2 निदेशक होने चाहिए। यहाँ वैल्यू स्टील्स और गाल्वा मेटालिक्स के लिए निदेशकों की नियुक्ति पूरी हो गई है। इन सभी संभावनाओं को देखकर मैं कह सकता हूँ कि रेजोल्यूशन प्लान का कार्यान्वयन अंतिम स्तर पर पहुंच गया है।